हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन किया। हम सब जैव प्रक्रम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के भागों में बांट कर अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने जैव प्रक्रम फर्स्ट पाचन के बारे में अध्ययन कर लिया, यानी पोषण के बारे में अध्ययन कर लिया। अब जैव प्रक्रम सेकंड बाद में हम सब अध्ययन करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम सब एक नया चैप्टर अध्ययन कर लें जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो जैव प्रक्रम फर्स्ट भी था, लेकिन उसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इन चैप्टर को अध्ययन कर लें। आज हम सब चैप्टर 8 का अध्ययन करेंगे, जो है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, वह जनन कैसे करते हैं, उनमें जनन कैसे होता है और कैसे अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि प्रत्येक जीव चाहता है कि हम अपनी संख्या बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए एक निश्चित आयु दी गई है। वह अपने निश्चित आयु या जीवन काल या जीवन अवधि दी गई है, उसी समय तक जीवित रहता है और अपने जीवन अवधि पूरा होने से पहले संतान को उत्पन्न कर जाता है अपने समान। तो सबसे पहले हम जाने कि जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि या जीवन काल क्या है। जीवन अवधि क्या होती है कि मान लीजिए प्रत्येक जितने जीव हैं उनकी जीवन अवधि निश्चित है। मान लीजिए कि मनुष्य की बात की जाए कि उनकी जीवन अवधि 70 वर्ष है। आम की बात की जाए कि मान लीजिए इसका जीवन काल 20 वर्ष है, फिर भी आम का पौधा क्यों दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मनुष्य का जीवन अवधि 70 वर्ष है, फिर भी मनुष्य क्यों दिखाई दे रहे हैं। 20 वर्ष की जीवन अवधि है तो 20 वर्ष बाद ये पौधा मर जाता, नहीं मर जाता, फिर भी आम के पौधे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण है जनन। ये पौधे मरने से पहले या ये जंतु मरने से पहले अपने समान संतान को उत्पन्न कर जाते हैं। तो जीवन अवधि, प्रत्येक जीव की जीवन अवधि निश्चित है, लेकिन जीवन अवधि पूरा होने से पहले वो एक क्रिया करते हैं, जनन क्रिया, और अपने समान संतान को उत्पन्न कर देते हैं। तो जीवन अवधि क्या है, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जैसा कि हम देख लें कि जीवन अवधि की परिभाषा क्या होगी, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अब जीवन अवधि पूरा होने से पहले जीव जानते हैं क्या कर जाते हैं, जनन क्रिया कर जाते हैं। प्रत्येक जीव की जीवन अवधि निश्चित है। मान लीजिए कि हमारा जन्म सन 2000 में हुआ और हमारी मृत्यु सन 2050 में हो गई, तो इसके बीच गए कितना है, 50 वर्ष। तो हमारी जीवन अवधि कितना हुई, 50 वर्ष। यही है जीवन अवधि, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम सब जीवन अवधि कहते हैं। अब जीवन अवधि पूरा करने से पहले जीव क्या करते हैं, जनन क्रिया करते हैं। तो हम जानें कि जनन क्या है। अब हम जानें कि जनन क्या है, तो जनन को अब जनन क्या है, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है।
जितने भी जीव हैं अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, वही क्रिया जनन कहलाती है। क्योंकि हम जीवन अवधि जान गए, तो जीवन अवधि पूरा करने से पहले जीव क्या करते हैं, जनन क्रिया करते हैं। जो जनन क्या है, अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जैसे कि बिल्ली है तो बिल्ली अपने समान संतान को उत्पन्न करेगी, मनुष्य है तो मनुष्य अपने समान संतान को उत्पन्न करेगा, चूहा है तो चूहा अपने समान संतान को उत्पन्न करेगा। तो अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं, जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहते हैं। जनन क्या है, अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। हम जीवन अवधि जानेंगे, जनन जानेंगे। अब जनन कितने प्रकार से होता है, तो जनन होता है जीवों में दो प्रकार से, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जाने जनन के प्रकार, जनन के प्रकार। तो एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और इसको कहते हैं लैंगिक जनन। जीवों में जनन दो प्रकार से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जितने भी जीव हैं इनमें जनन क्रिया यानी अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया दो प्रकार से होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन किन जीवों में होते हैं और लैंगिक जनन किन जीवों में होता है, इनको देखेंगे। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अब इनके बारे में हम सब देखें। तो हम जान गए जनन की दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है, मतलब एक ही जीव से वो अपने समान संतान को उत्पन्न कर देता है। एक ही जीव जिस जनन में भाग लेता है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। जिस जनन में केवल एक जनक या एक जीव भाग लेता है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्या है, तो जिस जनन में एक समान नर और मादा भाग लेते हैं उस जनन को हम सब कहते हैं लैंगिक जनन। तो अब हम सब अलैंगिक जनन की परिभाषा लिख कर देखेंगे। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन कहते हैं, सबसे पहले लिखे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिस जनन में केवल एक जीव व एक जनक भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं जिस जनन में केवल एक जीव या एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है, तो अलैंगिक जनन होता है, एग्जाम्पल इसका देख ले, तो अमीबा,
हाइड्रा, ईस्ट आदि, इन सब में होता है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है, तो लैंगिक जनन को भी देख लें हम। ये आपका हो गया लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिस जनन में एक समान नर व मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। से लैंगिक जनन कहते हैं। इसका भी उदाहरण देख लें। जिस जनन में एक समान नर व मादा भाग लेते हैं उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे बात किया जाए मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है आदि। तो हम जान गए कि जनन के कितने प्रकार के से होता है, 2 प्रकार से, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, जिस जनन में केवल एक जनक भाग लेता हो उसे जनन को हम सब अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, इसमें सब में होता है। लैंगिक जनन जिस जनन में एक समान नर व मादा भाग लेंगे, या एक समान स्त्री या पुरुष, तो हम नर व मादा भाग लेंगे, यही ठीक रहेगा। तो एक समान नर व मादा भाग लेंगे उस जनन को हम सब लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी आदि, यानी बहुत से जीव। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं, कि अलैंगिक जनन किन किन विधियों द्वारा होता है। तो हम सब अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। अब अलैंगिक जनन किन किन विधियों से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। पहली विधि हम पढ़ेंगे द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। कहीं कहीं आपको द्विविभाजन या विखंडन भी लिखा मिला रहेगा, एक ही चीज़ है। तो अलैंगिक जनन में हम पहली विधि पढ़ेंगे द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। तो ये द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें जनक का शरीर पहले क्या होता है, इसका DNA डबल होता है, फिर इसका जनक का शरीर धीरे धीरे बीच में सिकुड़ने लगता है और DNA 2 भागों में डबल होकर अलग हो जाता है और फिर दूसरे नए संतान को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। तो इसमें क्या होता है, द्विविभाजन में इस जनन में जनक का शरीर बीच से विभाजित होकर इस जनन में जनक का शरीर बीच से विभाजित होकर नया संतान उत्पन्न करता है। नया संतान उत्पन्न करता है।
द्विविभाजन किन जीवों में होता है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लिया। तो अमीबा में होता है द्विविभाजन, और अमीबा ट्यूबलिना में भी होता है, और जीवाणु में और हैं। इसमें जनक का शरीर बीज से विभाजित होकर नया संतान उत्पन्न करता है। जैसे कि हम देखें अमीबा का उदाहरण, हम देखें अमीबा का क्या होता है। ये कोई अमीबा है, अमीबा की कोई आकार जो होता है निश्चित नहीं है। मान लीजिए इसका जनक, मान लीजिए अमीबा है, इसको हम जनक मान। इसका जो डीएनए होता है, जैसे ये डीएनए है। अब ये क्या करता है, जब जनन क्रिया करेगा तो इसका जो शरीर होता है, ये जनन क्रिया करेगा तो ये इसका डीएनए है। तो इसका जो डीएनए होता है ये डबल हो जाता है। इसका डीएनए जो होता है, डीएनए डबल हो जाता है। फिर क्या होता है, अगली जैसे डीएनए डबल होगा, ये क्या करते हैं, आपस में सिकुड़ने लगते हैं। ये आपस में सिकुड़ने लगते हैं, बीच से जो होगा बीच में ये सिकुड़ने लगता है। जो डीएनए डबल हो जाता है तो एक डीएनए इस तरफ आ जाता है और एक तरफ डीएनए ये आ जाता है। जो डीएनए है डबल है तो एक तरफ इस तरफ डीएनए हो जाएगा, एक डीएनए इस तरफ हो जाएगा। फिर कुछ समय पश्चात ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं कुछ समय, और डीएनए दोनों का क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। फिर कुछ समय पश्चात ये दोनों अलग होकर दो नए अमीबा को जन्म दे देते हैं। इसी तरह होता है अलैंगिक जनन। अब इनमें कोई अंतर नहीं पाएगा, जो इसके पिता में डीएनए है वही इसमें चले आता है, उस इसमें चले आता है वही इसमें, और जो संतान में नहीं है, इनमें इनके जो जनन करते हैं इनके संतानों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते क्या हैं, तो अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं क्लोन, उनको क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको क्लोन कहते हैं। अब ये जो दो नए संतान बने इनको हम कह सकते हैं डॉटर सेल या पुत्री कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं के भी नाम से जाना जाता है। इनको डॉटर सेल या पुत्री कोशिकाएं। अब अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको हम सब कहते हैं क्लोन। अब हमारी पहली विधि थी द्विविभाजन। द्विविभाजन में क्या होता है, इसमें जनक का शरीर बीच से विभाजित होकर, देखो बीच से विभाजित हुआ, धीरे धीरे आपस में सिकुड़े और जिससे दो नए अमीबा को जन्म हुआ। अब दूसरी विधि हम सब पढ़ेंगे मुकुलन। अब दूसरी हम सब विधि पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, इसमें जनक के शरीर से जो उनके इसके अंदर जनन कोशिका या मातृ कोशिका होते हैं उससे मुकुल निकलता है। मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर और अलग हो जाता है और नया संतान के रूप में, एक नए संतान के रूप में उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम सब देखें तो मुकुलन में क्या होता है,
जनक के शरीर से मुकुल निकलता है और वह नया संतान के रूप में विकसित होता है। जैसे मुकुलन किन किन में होता है, तो होता है हाइड्रा, उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाइड्रा और ईस्ट में। आदि हम लिख दें, पूछाते हैं मुकुलन द्वारा आलिंगी जनन किन में होता है, तो हाइड्रा व ईस्ट में। अब देखेंगे कि हाइड्रा में हम देखेंगे एग्जाम्पल कि कैसे होता है। मान लीजिए जनक है, कोई हाइड्रा है और यहाँ पर इसके मान लीजिए मातृ कोशिका या जनन कोशिका, कुछ भी कह सकते हैं, मातृ कोशिका है। यहाँ से एक उभार निकलता है, ठीक। जनक के शरीर से मुकुल निकलता है या उभार, एक उभार निकलता है जिसको हम सब कहते हैं मुकुल। फिर यह क्या करता है, धीरे धीरे एक उभार निकलेगा छोटे, ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा। फिर क्या करता है, ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा मुकुल, और कुछ समय पश्चात ये जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और वातावरण के अनुसार ये पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाएगा, तो यह क्या करता है कि जो पौधा जनक है इसका, इससे अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा को जन्म दे देता है, एक नए हाइड्रा को जन्म दे देता है। तो मुकुलन में क्या होता है, जनक के शरीर से एक उभार निकलता है जिसको हम मुकुल कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करेगा और पूर्ण रूप से जब परिपक्व होगा तब यह क्या करता है, जनक के शरीर से अलग होकर एक नए हाइड्रा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये भी इसकी पुत्री कोशिका है, एक नया संतान उत्पन्न हो गया, एक नया हाइड्रा बन गया, एक इसका नया संतान उत्पन्न हो गया। इसी तरह होता है मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन द्वारा सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछा जाता है कि मुकुलन द्वारा किन में होता है, तो हाइड्रा व ईस्ट में। अब हम अगली विधि पढ़ेंगे पुनरुत्थ भवन द्वारा। अब हम सब तीसरी विधि पढ़ेंगे पुनरुत्थ भवन। इस विधि में क्या होता है कि जनक का शरीर जितनी बार कटता है उससे उतने ही संतान उत्पन्न होते हैं, यानी जनक का शरीर जितनी बार कटेगा उससे उतना ही संतान उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनक का शरीर जितनी बार उसका शरीर कटता है उससे उतने ही संतान उत्पन्न होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पुनरुत्थ भवन करने की क्षमता होती है, तो होती है प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में उदाहरण पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पुनरुत्थ भवन करने की क्षमता किसमें होती है, तो प्लेन एरिया में होती है। जैसा कि आप लोगों ने अपने घरों में रहने वाली छिपकली को देखा होगा कि उसका पूँछ कट जाने के बाद कुछ समय बाद उसकी पूँछ क्या होती है, उग आती है। तो क्या होती है, उसके पूँछ में पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। पूरे शरीर में उसके नहीं पाई जाते, उसके केवल पूँछ में पाई जाती है। और उस पूँछ कट जाने के बाद वह फिर नए पूँछ को क्या होता है, निकल आता है उसके अंदर। तो उसके पूँछ में
पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे हम बात करें प्लेन एरिया की, तो प्लेन एरिया में क्या होता है, ये प्लेन एरिया है। अब इसको हम जितनी बार काटेंगे उतने ही इससे, चाहे जहाँ से काटें उतने ही क्या होंगे, प्लेन एरिया उत्पन्न होंगे। जितनी बार हम काटेंगे उससे उतने ही प्लेन एरिया उत्पन्न होंगे। इसमें क्या होता है, जनक का शरीर जितनी बार कटता है उससे उतने ही संतान उत्पन्न होते हैं पुनरुद्भवन में। तो पूछा जाता है कि पुनरुद्भवन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें होती है, तो प्लेन एरिया में होती है। उदाहरण हम जरूर याद रखें। अब हम सब देखेंगे अगली विधि, खंडी भवन। अब चौथा हमारा है खंडी भवन या खंडन। इसमें क्या होता है कि जनक का शरीर खंडों में टूट जाता है। इस जनन में क्या होता है, जनक का शरीर खंडों में टूट जाता है और उससे नया संतान उत्पन्न हो जाता है। इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है, शैवाल है, स्पाइरो गायरा, इलोथ्रिक्स, राइजोपस आदि। इनमें क्या होता है, तो हम देखें स्पाइरो गायरा का उदाहरण। इसका उदाहरण है स्पाइरो गायरा। तो स्पाइरो गायरा में देखें इनके ये खंडों में टूटते हैं, उससे क्या होता है, नया संतान उत्पन्न होता है। जितनी बार ये खंडों में टूटेंगे और उतने ही स्पाइरो गायरा का जन्म होगा। ये खंडों में टूटकर और फिर क्या होते हैं, उगकर नए स्पाइरो गायरा को जन्म देते हैं। ये खंडों में टूट जाएंगे और फिर नए स्पाइरो गायरा को क्या कर देते हैं, ये सब उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार के जनन में को हम सब कहते हैं खंडी भवन। खंडों में टूटकर और नए संतान को उत्पन्न करते हैं। अब यह अलैंगिक जनन की विधियों में हमने पढ़ा द्विविभाजन, पुनरुद्भवन, खंडी भवन और मुकुलन। अब एक हमारा बचता है बीजाणु जनन, उसको देख लें हम सब। बीजाणु जनन यह हमारा है जो 50वां विधि है, बीजाणु जनन। इस जनन में क्या होता है कि जनक के शरीर से बीजाणु निकलते हैं और बीजाणु पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये जनक से अलग होकर नए संतान को उत्पन्न कर देते हैं। ये होता है कोनेडिया और जैसे क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार के जीव हैं, इन सब में होता है। तो क्या होता है, जनक से बीजाणु बनता है और जनक से बीजाणु बनता है और ये बीजाणु
पूर्ण रूप से परिपक्व होने पर जनक से अलग होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे है कोनेडिया, क्ले, माइडोमोनास आदि। इनमें जनक के शरीर से बीजाणु बनता है। बीजाणु पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाता है तो जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान के रूप में नया संतान ग्रहण कर लेता है। जैसे देखें मान लीजिए कोनेडिया है, ये बीजाणु बनेंगे। ये क्या है? बीजाणु है। मान लीजिए पौधा कोनेडिया है, ये इसका जनक है। अब ये बीजाणु बनेंगे और जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे तो हवा या कीड़ों के माध्यम से ये जनक से अलग होकर एक नए कोनेडिया को जन्म दे देते हैं। क्या होता है? एक नए कोनेडिया को जन्म दे देते हैं। एक नए कोनेडिया को जन्म दे देते हैं। यही था हमारा बीजाणु जन्म। बीजाणु जन्म में जनक से बीजाणु उत्पन्न होता है या बीजाणु बनता है और पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाता है तो जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान धारण कर लेता है। अब अलैंगिक जनन की विधियाँ समाप्त हुई। अब हम सब पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक जो हमारा होगा पौधों में अलैंगिक जनन या कायिक जनन या वर्धी जनन या कायिक परिवर्धन। हम चाहे कायिक जनन कहें, चाहे कायिक परिवर्धन कहें, चाहे वर्धी जनन कहें, ये तीनों एक ही चीज़ है, अलैंगिक जनन ही है। तो इसके बारे में हम सब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।